आदाब, नमस्कार। अपनी एडवर्टाइजिंग की कुछ और यादें लेकर मैं एक बार फिर आ गया हूं आपके सामने। मैं एडवर्टाइजिंग में नया नया था। एडवर्टाइजिंग के सर पैर टांग समझने की कोशिश कर रहा था। दूसरे, हम लोग जो हिंदी बोलते हैं वो शायद उस समय इस देश को इतनी अच्छी तरह नहीं समझते थे, क्योंकि जब मैं मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एसोसिएट्स में काम कर रहा था तब वहाँ पर कुछ दक्षिण भारतीय साउथ इंडियन महिलाएं सज्जन काम किया करते थे। हमारा जो बिलिंग डिपार्टमेंट था उसके इंचार्ज मिस्टर पिल्लय थे। जल्दी में शब्द अक्सर पिल्ले सुनाई देता है। तो जब पहली बार मुझे उनसे मिलाया गया तो मुझे एक अजीब तरह से हंसी सी आने लगी कि भाई, हमारे हिंदी उर्दू में तो पिल्ले पिल्ले का मतलब ही कुछ और होता है। बात यही नहीं खत्म हुई। उनके जो असिस्टेंट थे वो थे मोहम्मद कुट्टी। अब कुट्टी को ट की जगह अगर त से प्रोनाउंस किया जाए तो मतलब भी कुछ और हो जाता है। तो मेरे लिए अचानक एक कल्चरल शॉक था, एक तरह का। क्योंकि उससे पहले महाराष्ट्रियन दोस्त बहुत थे, गुजराती दोस्त बहुत थे, कैथलिक दोस्त बहुत थे, लेकिन साउथ इंडियन दोस्त उस वक्त तक कोई नहीं था। अब चूंकि ये बात निकली है तो इससे पहले कि मैं अपने दूसरे तजुर्बात पे आऊं, एक हल्की फुल्की बात आपको बताता चलता हूं मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एसोसिएट्स की। बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं वहां की। तो बिलिंग डिपार्टमेंट में और मीडिया में भी जो मेरे बॉस हुआ करते थे, एम ए स्वामी मेरी इमीडिएट बॉस, नंदिनी राधाकृष्णन, सब साउथ इंडियन थे। तो काफ़ी ज़्यादा साउथ इंडियन आसपास हमारे मौजूद थे। उस वक्त भी हमारी एजेंसी के, अब कुछ देर बाद कभी ना कभी आइंदा मैं आपको समझाऊंगा कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी को एजेंसी क्यों कहते हैं, जो मैंने अभी तक नहीं समझाया। फिलहाल जिस कहानी पर हूँ वो सुनाता चलूँ आपको। तो उस वक्त भी हमारे जो ब्रांच ऑफिसर्स थे, एक बैंगलोर में था, एक कलकत्ता में था, एक दिल्ली में था और एक मद्रास में था। जी हाँ, उस समय चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। तो मद्रास के ऑफिस से एक पारसी सज्जन
जिनका नाम पैट्रिक कावस जी था, ट्रांसफर होकर हमारे बम्बई ऑफिस आए। पारसियों जैसा बोलने का अंदाज, ज्यादातर अंग्रेजी बोला करते थे। अब साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु का हिस्सा है, जो केरल से लगकर है, और केरल का जो हिस्सा है जो तमिलनाडु से लगकर है, वहाँ रहने वाले तमिल, केरल, मलयालम दोनों बोल लेते हैं। तो वो पूरी जो जमात थी वो अपनी भाषा में, अपनी ज़बान में, पैट्रिक कावस जी जब भी आए उनका काफ़ी मजाक उड़ाकर हंसा करते थे, क्योंकि उन सबको लगता था कि ना तो हम समझ पा रहे हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं, और ना ही पैट्रिक कावस जी समझ पा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ये सिलसिला आप यकीन माने 3 महीने तक जारी रहा, और 3 महीनों तक पैट्रिक कावस जी ने पलटकर एक लफ्ज कभी किसी से नहीं कहा, कुछ भी। 3 महीने बाद साउथ इंडियन भाषा में मजाक करने वालों ने शायद कोई ऐसी बात कही जो उनकी जाती जिंदगी पे वार करती होगी। उस वक्त पैट्रिक कावस जी ने पलटकर शुद्ध तमिल में उनको जवाब दिया। वो सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि पैट्रिक कावस जी इतनी अच्छी तमिल बोलेंगे। जाहिर है मद्रास में पैदा हुए थे, मद्रास में पले थे, तमिल तकरीबन उनकी मादरी ज़बान थी। पारसी हुए तो क्या हुआ, ज़बान रीजन की होती है, रिलीजन की नहीं होती है। जैसे उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है, वो एक रीजन की ज़बान है। उसी तरह तमिल भी किसी रिलीजन की ज़बान नहीं है, एक रीजन की ज़बान है। खैर, वो मंजर देखकर हम सब बहुत महजूज हुए, बहुत लुत्फ़ आया हमको, और हम पैट्रिक कावस जी के साथ हमारी दोस्ती थोड़ी मजबूत हुई। लड़ाइयाँ उनसे हुई, वो किस्सा फिर कभी। जब मैं एजेंसी में आया था, मुझे नहीं मालूम था कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती क्या है। आज भी बहुत से लोगों को शायद समझ ना आता हो। एक बात मैं बता दूं कि जनरल एडवर्टाइजिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप एडवर्टाइजिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन करना होगा। एक होता है क्लाइंट सर्विसिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर लोग क्लाइंट से राब्ते में रहते हैं, क्लाइंट के मार्केटिंग प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, और मार्केटिंग प्रॉब्लम को समझकर मीडिया और क्रिएटिव स्ट्रैटेजी दोनों बनाते हैं कि कैसे उस मार्केटिंग प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। फिर तो क्रिएटिव डिपार्टमेंट होता है, जिसमें एक कॉपीराइटर होता है जो लिखता है, एक आर्ट डायरेक्टर होता है जो डिज़ाइन करता है, एक रेडियो प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव होता है
जो जो उसी क्रिएटिव को रेडियो के लिए कैसे इंटरप्रेट किया जाए वो समझाता है, करता है, तय करता है। एक फिल्म प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव होता है जो क्रिएटिव आइडिया को फिल्म में कन्वर्ट करता है। एक मीडिया डिपार्टमेंट होता है जो प्लान करता है कि वो कौन कौन से मीडिया व्हीकल्स हैं जिनके ज़रिए उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा जा सकता है जो इस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। और मीडिया ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है जो ये तय करता है कि जिस तरह प्लान बना है बिल्कुल उसी तरह वो एग्जीक्यूट हो, तभी जाकर। मैं अक्सर कहता हूं कि एडवर्टाइजिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट मेरे लिए जो हैं वो 3 हिस्सों में है। एक है व्हाट टू से, जो क्लाइंट के मार्केटिंग प्रॉब्लम को समझने के बाद वहाँ से एक स्टेटमेंट निकल कर आता है कि हमें ये कहना चाहिए। उसके बाद होता है हाउ टू से इट, जिसे मैं क्रिएटिव कहता हूँ, एंड वेयर टू से इट, जो मीडिया होता है। अब चूंकि मैं दाखिल हुआ था एजेंसी में मीडिया कार्ड्स बनाने के लिए, तो मेरा एक पैर मीडिया में रहा। क्योंकि उर्दू पढ़ा हुआ था इसलिए हिंदी कॉपी लिखने की भी जिम्मेदारी दी गई और मुरली भैया ने रेडियो प्रोडक्शन भी सिखाना शुरू किया, तो एक पैर वहाँ हुआ करता था। अब हुआ ये कि 1972-73 के आसपास या 74 के आसपास, मुझे पक्की तारीख याद नहीं है, मुरली भैया को HMV से ऑफर आया कि वो एज ए नंबर 2 हिज मास्टर वॉइस ज्वाइन कर लें। उन्होंने वो ऑफर कबूल कर लिया। अब वो चले गए। अब रेडियो प्रोडक्शन की पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। मुश्किल ये थी कि मैं उस फन को पूरी तरह से उस वक्त तक सीख नहीं पाया था। सच बात तो ये है। इसलिए मैंने कोशिश शुरू की कि मैं ऐसे लोगों से राब्ता कायम करूं जिनके पास अपना स्टूडियो है, अपनी सारी ज़रूरियात मौजूद हैं अच्छा रेडियो प्रोडक्शन करने के लिए। उन दिनों विविध भारती नया लगभग एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के लिए खुला था और स्पॉन्सर प्रोग्राम्स नए शुरू हुए थे। उस वक्त के प्रोग्राम्स अगर मैं याद करूं तो बोर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट सबसे मशहूर, जो शायद अब तक जारी है। एक प्रोग्राम हुआ करता था इंस्पेक्टर ईगल, जैसे और भी थे। बट उनमें एक सज्जन हुआ करते थे, अनाउंसर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, अच्छा बोलते भी थे। वो थे शील कुमार जी। जमाना वो आनंद नारायण मुल्ला का शेर है ना कि दुनिया ने किसे कब याद रखा, नजरों से हटा तो दिल से मिटा, मुल्ला तो किसी गिनती में न था, मजनू को बयाबा भूल गए। तो आज शील कुमार जी को मुझे नहीं मालूम कितने लोग
याद करते हैं या उनका नाम पहचानते भी हैं, लेकिन उन्होंने कई अच्छे रेडियो स्पॉन्सर प्रोग्राम प्रोड्यूस किए। अंताक्षरी जो बाद में टीवी पर अनु कपूर जी के साथ मंसूब हुआ, उसको सबसे पहले शुरू किया था रेडियो पर शील कुमार जी ने। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, उसके स्पॉन्सर उस वक्त क्यूटिकिरा टेलकम पाउडर हुआ करते थे, और प्रोग्राम का नाम था क्यूटिकिरा अंताक्षरी। तो मैंने उनसे राब्ता कायम किया, बड़े प्यार से मिले, और उन्होंने मुझे अपने बेटे स्वदेश चड्ढा से मिलाया। स्वदेश चड्ढा और मैं तकरीबन हम उम्री थे, इसलिए दोस्ती बहुत जल्द हो गई। उन दिनों सिंगर वाले सिलाई मशीनें बनाया करते थे। हमारे पास सिलाई मशीन का तो अकाउंट नहीं था, लेकिन सिंगर की सिलाई मशीन में जो सुइयां इस्तेमाल होती थी, जिन्हें सिंगर सुइंग नीडल्स कहा जाता था, उसकी एडवर्टाइजिंग हैंडल करने का जिम्मा हमारे पास था। हमें एक रेडियो स्पॉट जिंगल बनाना था 30 सेकंड का। जो रेडियो वगैरह और टीवी के बनते हैं कमर्शियल, वो सेकंड में बनते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। 30 सेकंड बहुत लंबा माना जाता था उस वक्त। हम लोग रेडियो के लिए 30 सेकंड काफ़ी हुआ करते थे। तो हम स्वदेश गपशप करते रहे, सोचते रहे क्या किया जाएगा इसके बारे में। स्वदेश बहुत बदमाश है, खैर बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ उसको, बट मुझे लगता है, मुझे हक है ये कहने का कि भाई उस वक्त भी हम लोग बदमाशियाँ किया करते थे आपस में, साथ में दोस्ती थी। जब हम लोग बात कर रहे थे तो अचानक बात करते करते पता नहीं कहाँ से कैसे एक पुराने फोक सॉन्ग का जिक्र हुआ, जिसके बोलते लाइक चल चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। या तो मेरे मुंह से ये निकला या किसी के मुंह से निकला, बट स्वदेश ने पकड़ लिया। स्वदेश ने आप बन गया, जिंगल बन गया। अब हम लोग जिंगल का स्पॉट प्रोड्यूस करेंगे। मैंने कहा कैसे? स्वदेश ने कहा सुन, चल चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा, मेवे की डाल टूट गई तो चादर बिछाऊंगा, चादर का कोना फट गया तो दर्जी बुलाऊंगा, दर्जी की सुई टूट गई तो। सुरेश ने कहा सिंगर की सुई लाऊंगा। फिर स्वदेश को सलाम। पता नहीं स्वदेश सुनेंगे या नहीं सुनेंगे जो मेरा ये छोटा सा हल्का सा तजुर्बात का सिलसिला है। तो उस तरह वो जिंगल का स्पॉट बना और उस वक्त बहुत मशहूर हुआ, बेशुमार अवार्ड्स मिले उसको। तो यूं सिलसिला शुरू हुआ स्वदेश चड्ढा से दोस्ती का। ये सिलसिला कब शील कुमार के
सुशील कुमार जी के इंतकाल के बाद, मेरे मार्केटिंग से निकल जाने के बाद, किसी वक्त कहीं पर ये सिलसिला वहां से हटकर जुड़ा ब्रिजभूषण जी के साथ। ब्रिजभूषण जी जो उस जमाने में बहुत 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 मशहूर वॉइस ओवर हुआ करते थे। ब्रिज जी मैं बता दूं बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने 13-14 फिल्मों में म्यूजिक दिए, गाने चले कई जन्मों से, कई सदियों से। तेरे प्यार को तर्ज है, ब्रिज जी का म्यूजिक है। ये फिल्में नहीं चली, इसलिए ब्रिज जी बहुत बड़े मूसिकार नहीं बन पाए, म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन पाए। उसके बाद जो सिलसिला ब्रिज जी के साथ शुरू हुआ, वो दोस्ती आज तक कायम है। आज भी मुझे 2 बार सोचना नहीं पड़ता ब्रिज जी को फोन करने से पहले, चाहे कितनी ही अहमकाना यानी स्टूपिड सी बात ही क्यों ना करनी हो, हमेशा वो उतने ही प्यार से मिलते हैं। दोस्ती स्वदेश से भी वैसी ही बनी हुई है। स्वदेश भूले नहीं हमको। मुझे याद है कुछ साल पहले की बात है, जब मैंने अपनी एजेंसी से रिजाइन कर दिया था और खुद फ्रीलांस फिल्में वगैरह बना रहा था, तो मेरी कुछ फिल्में बनी थी जिन्हें कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में डब होना था। मुझे डबिंग स्टूडियो मिल नहीं रहा था। मैं यूं ही बिना इत्तला दिए स्वदेश के स्टूडियो रेडियो वानी पहुंच गया। स्वदेश उतनी ही गर्मजोशी से मिला और उन्होंने मेरी बात सुनी। उस वक्त उनका स्टूडियो खाली नहीं था, किसी और की रिकॉर्डिंग थी। ये पुरानी दोस्ती ही है। ऐसे दोस्त अब नहीं मिलते कि स्वदेश ने उस रिकॉर्डिंग को कैंसल करवाया और मुझसे कहा कर लो अपना काम जमील। दोस्त आखिर काम क्यों, दोस्त आखिर दोस्त होते क्यों हैं? अगर काम ना है तो लाना था उस दोस्त पर। तो सलाम स्वदेश, फिर आऊंगा, फिर कुछ किस्से सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।